आगे ध्यान दो जरा, एवरेज औसत। औसत के अंदर आपने अभी तक बचपन में जो सुना होगा मैं बता देता हूं। आपने ये पढ़ा होगा कि मास्टर ने ठीक ठाक 10वीं में करवाया है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करवाया था क्या? क्या बात है, तुमने पढ़ा था? बड़े होशियार हो, इंटेलिजेंटली विद्यार्थी हैं सारे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कोई नई बात नहीं है, वही पढ़ेंगे अपने भी बचपन में जब पढ़ते आए हैं, लेकिन बचपन में थोड़ा लेवल कम था, थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़ेंगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या को हम औसत बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ, देखना जरा औसत का मतलब क्या है। एक बार इधर ध्यान दो सारे, नोट बाद में करना, यहीं रहेंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे। देखो जरा, सबसे पहले औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ये होता है कि 2 या 3 या 4 जितनी भी राशियां हो उन सब राशियों को बराबर कर देना, अलग अलग वैल्यू की राशियां उनको बराबर कर देना। मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में देखो जरा। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये भाई साहब 50 किलो चीनी लेके आए, ये 20 किलो लेके आए, वो 30 किलो लेके आए, वो 40 लेके आए। अब बताओ जरा, औसत एवरेज प्रत्येक व्यक्ति कितना लेके आया? इसका मतलब ये होता है कि जिसने ज़्यादा लेके आया था उससे लेकर के जो कम लेके आए उनमें बांट दो और तीनों की बराबर कर दो, चारों की बराबर करने के बाद में जो चीनी होगी वो होगी औसत चीनी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मिली है वो औसत चीनी कहलाती है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखना जरा। ये अपने पास 3 विद्यार्थी है, ये अपने पास 3 विद्यार्थी, ए नाम का विद्यार्थी, ये बी नाम का विद्यार्थी और ये है मेरे पास सी नाम का विद्यार्थी। इन तीनों के मार्क्स है मेरे पास, एक के मार्क्स है 10, दूसरे के मार्क्स है मेरे पास 20 और तीसरे के मार्क्स है मेरे पास 30। ये नंबर है तीनों के अलग अलग। मैंने कहा तीनों के एवरेज मार्क्स यानी औसत नंबर बताओ कितने हैं। तुमने कहा गुरुजी इसके पास 10 ज़्यादा है, इसके पास 10 कम है। मैंने कहा तुम इससे 10 ले लो, इससे तुम 10 उठा लो और इसके दे दो। इसको दे दिए, तब एवरेज मार्क्स कितने हो गए? तीनों के 20 हो गए, तो 20 इनका औसत है। बात क्लियर है क्या? तो औसत निकालते कैसे हैं? राशियों का योग करके राशियों की संख्या का भाग देते हैं, यानी कि इन सब का योग करो, 30, 20 और 10 का योग करो तो कितना होगा योग? 60। और बंदे कितने थे? 3 थे बंदे, तो 3 का भाग देंगे, औसत कितना आ गया? 20 औसत आ गया। बात क्लियर है क्या? तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का मतलब ये होता है कि हमें जो अलग अलग राशियाँ हैं उनको बराबर कर देना और वही हमारा औसत कहलाता है। बात क्लियर है क्या? चलो एक प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखना। औसत ज्ञात कीजिए। 18, 6, 20, 21, 4 का औसत ज्ञात कीजिए। करोगे क्या? जल्दी से करके बताओ जरा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 पॉइंट है, 13.8 आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। चलो देख लेते हैं जरा। तो औसत निकालना है, एवरेज निकालना है अपने को, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या योग करते हैं। 18, 6, 20 और 21 और 4, यही है। सबका योग कितना हुआ? और टोटल राशियां कितनी है? 5 है। कोई भी संख्या में 5 का अगर भाग देना हो तो जो संख्या लिखी गई है उसका दुगना करके एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना पीछे से। दुगना करेंगे 138 होता है, 169 का दुगना, और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या आया? 13.8। बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट प्रश्न।
प्रश्न ये है कि 2, 8, 15, 16, 24, x का औसत 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ट्राई करोगे क्या? करो जरा। सात है क्या? चेक कर लेते हैं, हो सकता है, देखते हैं जरा क्या कुछ है। सबसे पहले औसत क्या कहता है, एवरेज क्या कहता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, टोटल अपॉन टोटल जो नंबर्स है वो कितने हैं वो आपको लिखना है एवरेज निकालने के लिए। सभी राशियां जोड़ देते हैं, 2, 8, 15, 16 और 24 और x, 16, 24 और x, सबका योग कितना हुआ था इनका? किया या किसी ने? और इनकी जो राशि है टोटल 6 है। कितनी राशि है? टोटल 6 राशि और एवरेज हमें दिया गया है, एवरेज 12 दिया गया है। तो एवरेज किस जगह 12 रख दूं क्या? एवरेज मुझे 12 दिया गया है इसलिए मैं एवरेज की जगह 12 रख देता हूं और सभी राशियों का योग किया और अपॉन जितनी राशियां थी उतना का भाग दे दिया। 6 राशियां थी टोटल। बात क्लियर है? इतना योग कितना है सबका? 65 योग आया है। 65 प्लस x, ये जो 6 बटे में था उधर गुणा में ले जाऊं तो 12 छिके कितना होता है? 72 होता है। ये जो 65 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 72 माइनस 65 करना है। कितना आ गया? बात क्लियर है क्या? नोट हो गया क्या? लिखना आगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 है औसत? नहीं है। हाँ जी, क्या बात है। अरे विद्वानों, अभाज्य संख्याओं में एक शामिल नहीं होता, एक ना ही तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, हाँ 6 है क्या? नहीं, गलत उत्तर है। किन किन को प्रथम 10 अभाज्य संख्या में पता है? वेरी गुड। पता है क्या? मदीना के पड़ोसी। प्रथम 10 अभाज्य संख्या मैं लिख देता हूं, देखना जरा। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, 9 नहीं होती, 9 में तो 3 का भाग जाता है, फिर 13, फिर 21 में 3 का भाग जाता है। बालिकाओं कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 3 9 और अगली 29। टोटल संख्या ये 10, तो 10 का भाग देंगे। सबका योग करना है और 10 का भाग देना है। अभाज्य संख्या क्या होती है थोड़ा सा पहले उसके बारे में सुन लो।
अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके क्या हो, केवल 2 गुणनखंड हो। इसका क्या मतलब है, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक और खुद संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग ना आ जाए, एक और संख्या के अलावा, खुद के अलावा। खुद जैसे मान लो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 में 2 का भाग तो जाएगा, तो 1 और 2 के अलावा और किसी संख्या का भाग ना जाए तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जितने भी संख्या लिखी है मैंने, इन सब में 1 का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, यानी जो संख्या उसका भाग जाता है, इसके अलावा और किसी भी संख्या के इनमें भाग नहीं जाता। यानी कि जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो। फिर आपके दिमाग में आएगा गुरुजी एक भी तो है जिसके अंदर केवल 1 का ही भाग जाता है, पर दूसरा गुणनखंड मुझे इसका नहीं मिला। दूसरा गुणनखंड चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। इन सभी राशियों को 2-2 गुणनखंड है, लेकिन 1 का गुणनखंड केवल 1 ही होता है और कोई गुणनखंड नहीं होता, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं और भाज्य भी नहीं है। बात क्लियर है क्या? चलो तो अब इसको जोड़ करके 10 का भाग दे दो, कितना आएगा टोटल? टोटल कितना आया कर देते हैं, किसी ने नहीं किया ना। 9 और 3 कितना होता है? 12। 12 और 9 कितना होता है? 21। 21 और 7 28। 28 और 3 31 और 1 32 और 7 39। 39 और 5 44 और 3 47 और 2 49 का 9 अंशिल 4 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1 129 में 10 का भाग देना है। 1 0 है बट्टे में तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े। लिखना 30 तथा 50 के बीच, 30 तथा 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तीस और 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वेरी गुड, करो करो, 5 होती है बिल्कुल। 39.8 ठीक है, वेरी गुड। देखो जरा, तीस और 50 के बीच बात कर रहे हैं, तो 30 के बाद पहली अभाज्य संख्या 31, उसके बाद में कौन सी? 37, उसके बाद में हाँ जो 33 बता रहे हैं वो ध्यान रखे, 3 का और 11 का दोनों को ही भाग जाता है 33 में, ठीक है। 41 के बाद में 43 के बाद में 47, कितनी संख्याएं हैं? टोटल कितना आया? 199। यही था आपका। चलो मैं आपके आधार पर लिख रहा हूँ, ठीक ही लिखा होगा आपने, नीरज का ठीक रहता है योग। 199 में 5 का भाग देना है, तो मैंने कहा था दुगना करके पॉइंट लगा देना। 398 में दुगना होगा, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 39.8 आ जाएगा। ठीक है क्या? आगे बढ़ें क्या? चलो लिखो फिर 50 तथा 70 के बीच
50 तथा 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात। ये आपने इसमें लिखाया था, इसमें 49 जो संख्या होती है, हाँ जी, उसमें किसका 7 का भाग। 50 तथा 70 के बीच 7 7 49 हुए। हाँ 50 तथा 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? अभाज्य संख्या नहीं मिल रही? मिल गई। कौन कौन सी मिली? अबे लिखी नहीं। अच्छा लिखो। 53 अभाज्य संख्या और 59, ठीक है। और वेरी गुड। और बताओ। ठीक है, हाँ वो वही ठीक है। ये कोई 67 बता रहा है, कोई 67 बता रहा है, एक ही बात है। आप ऐसे करो, इंक लेके आओ, ये खत्म हो गया, ऑफिस में बोल देना। देखो जरा, देखो इधर ध्यान देना। 50 के बाद जब शुरू होते हैं तो पहली अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या। 57 कैसे हो सकती है? 57 अभाज्य संख्या कहाँ पर है? 19 का भाग जाता है, 19 3 57 होता है, 59 होता है, 59 होता है अगली अभाज्य संख्या। उसके बाद में 61, उसके बाद में 67। ये अभाज्य संख्या 4 या 50 और 70 के बीच में। बात क्लियर है क्या? इनमें जोड़ करके 4 का भाग देना है। सबने यही संख्या लिखी है। टोटल कितना था? 240 में 4 का भाग देंगे तो 60 आएगा। वेरी गुड, सुपर। तुम तो बड़े होशियार हो गए रे। चलो अच्छा, आई प्राउड ऑफ यू। खैर कोई बात नहीं। मैंने आपको जो भाज्यता के नियम बताए थे क्या? नंबर सिस्टम नहीं किया मुझसे, मैंने उसमें भाज्यता के नियम बताए थे। अगर आपको वो भाज्यता के नियम पता है तो आप देखते ही पता लगा सकते हो कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य संख्या है, अगर आपको भाज्यता के नियम याद है तो। ठीक है, हाँ तो याद करना चाहिए, नहीं है तो आगे लिखो। 70 तथा 100 के बीच, 70 तथा 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अरे 81, 9 निमा 81 हुए। हाँ बिल्कुल होंगे। हाँ आगे 83 के बाद नहीं, 89 नहीं होगा। 79 होगा, अभाज्य होगा। 79 और 89 दोनों ही अभाज्य है। देखो जरा, देखो एक बार देखो, इधर देखो सारे, इधर देखो, अभी बता देते, देखना जरा। कोई भी संख्या में देखो जरा एक बार, कोई भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, इसके लिए तो सबको पता होगा, है ना। अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाता है, उसको तो चेक ही नहीं करना। बात होती है फिर विषम संख्याओं को चेक करने की, और विषम में भी 5 को, जिसके अंत में 5 और जिसके अंत में 0, वो भी नहीं चेक करनी। बाकी 3 ही संख्याएं बचती है लाइन में जो आपको चेक करनी होती है। तो पहली संख्या बात करें 70 के बाद 71 होता है और उसके बाद में 73 होता है। दोनों में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये चेक करने के लिए आपको दोनों डिजिट को जोड़ना है। अगर उस जोड़ में 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाता है, और अगर 3 का नहीं जा रहा है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो अभाज्य होगी। बहुत कम चांसेस है कि किसी अन्य अभाज्य संख्या का भाग जाए। जैसे कि अपने पास
एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो ऐसी कोई संख्या भी, हालांकि 100 तक ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसके अंकों के योग में 3 का भाग ना जाए। लगभग सभी ऐसी है जिनमें 3 का भाग चला ही जाता है, तो अपने आप पता चल जाता है कि अभाज्य है कि नहीं है। जहाँ पर भी बात करें तो 7 और 3 10 है, 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 74 75 76 77 नहीं है, 78 भी नहीं है, 79 आएगा उसके बाद में, क्योंकि 79 में अंकों का योग कितना होता है 16, और 16 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 से भी अभाज्य नहीं है ये। उसके बाद में अगर बात करें तो अगली संख्या 83, उसके बाद में 15 का भाग जाता है, सॉरी 3 का भाग जाता है 87 में, तो 8 और 7 जोड़ेंगे 15 आएगा, 87 में जाता है, 89 में नहीं जाता। उसके बाद में 97, और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। टोटल कितनी संख्याएं होगी? 6 संख्याएं होगी। बात क्लियर है क्या? ये सारी की सारी संख्याएं होगी। जो 87 की बात कर रहे थे मैं उनको बता दूं, अंकों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 8 और 7 का जोड़ कितना आएगा? 15, और 15 में 3 का भाग जाता है, तो इस 87 में भी 3 का भाग जाएगा, और 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब अभाज्य संख्या तो नहीं है। बात क्लियर है क्या? 81 में 9 का जाता है, 9 में 81। चलो जोड़ देते हैं। 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35, 35 और 7 42, 42 और 7 49, 49 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 8 48 और 6 2 12, 82 आ जाएगा। बता दिया था क्या? वेरी गुड। नोट हो गया क्या? हेडिंग लगाइए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। लिखो, पहला बिंदु लिखो इसमें, एक एवं स्वयं का ही भाग जाता है, एक एवं स्वयं का ही भाग जाता है। एक एवं स्वयं का ही भाग जाता है। अगला बिंदु, एक न तो अभाज्य, एक न तो अभाज्य न ही संयुक्त, ब्रैकेट में लिख लो भाज्य, संयुक्त, हाँ भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त भाज्य, ब्रैकेट में लिख लेना भाज्य होती है, होती है। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होती है। बात क्लियर है क्या? अगला बिंदु, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं लिखो, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं। अरे मैं इसमें सारी संख्या लिखाता हूँ 100 तक आपको, ठीक है, ताकि याद रहे आपको। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते डायरेक्टली। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं, डैश करके लिखो 8, 8 ब्रैकेट में लिखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। चलो 1 से 30 तक, 1 से 30 तक टोटल 10। तो अभी तक अपने 8 तो लिख ली थी, 20 तक, बाकी जो 2 बची हुई है कौन कौन है? ब्रैकेट में लिख लो 23, 29, 23, 29। फिर अगले 1 से 50 तक, 1 से 50 तक डैश करके लिखो 15, टोटल 15 होती है।
अब तक अपने कितनी लिख ली? 10 लिख ली। तो 5 बची हुई कौन कौन सी है? 31 लिखो। 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है। चलो ब्रैकेट बंद। आगे लिखो 1 से 70 तक, 75 तक लिख लो। 1 से 75 तक टोटल 21, टोटल 21। तो बाकी जो बची हुई है वो लिख लो ब्रैकेट में 53, 59, हाँ 59, 61, 67, 71, हाँ जी 73, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलो 75 से 100 तक, 1 से 100, 1 से 100 टोटल होती है 25। 21 अपने लिख ली, बाकी बची 4 लिख लो। 79, 79, 83, 83, 89, 89 और 97, हाँ 97। नोट कर लिया? आगे हेडिंग लगाइए अभाज्य युग्म। हाँ जी, अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या होता है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 का हो वो अभाज्य युग्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं। जैसे आपने सुना होगा 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का अंतर कितना होता है? 2 होता है, तो ये एक अभाज्य युग्म है। इसी तरह 11 और 13 और 5 और 7 भी तो है, 5 और 7 का अंतर भी तो 2 का है। 11 और 13 का भी अंतर 2 का है। 17 और 19 का भी अंतर 2 का है। इसी तरह और देखें तो अपने पास, तो इस तरह के टोटल जो होते हैं संख्याएं वो अभाज्य युग्म के अंतर्गत आती है। जिनका अंतर 2 का हो ऐसे अभाज्य संख्याएं जो है अभाज्य युग्म कहलाती है। और ये 1 से 100 तक 8 होती है। तो लिखना, इसमें एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखना, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती है, अभाज्य युग्म कहलाती है। अगला बिंदु, अगला बिंदु 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 8 अभाज्य युग्म होते हैं, 8 अभाज्य युग्म होते हैं, अभाज्य युग्म होते हैं। बात क्लियर है क्या? एक बार प्रश्न आया था किसी परीक्षा में कि 1 से 1000 तक कितने अभाज्य युग्म होते हैं। तो लिख लो अगला बिंदु, 1 से 1000 तक कितने होते हैं? 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक 168 अभाज्य युग्म होते हैं। 168, 168, 168 अभाज्य युग्म होते हैं। बात क्लियर है क्या? लिख लिया क्या? चलो अब बात करते हैं अपने कुछ आगे फॉर्मूलों पर, जो सामान्य फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको काम आएंगे। ध्यान दो जरा।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याओं के नाम से स्पष्ट है कि ऐसी संख्याएं जो प्रारंभ में इस प्रकृति में पाई गई थी। आपने सुना होगा बचपन से कि जीरो की खोज भारत ने की थी, सुना है ना? तो जीरो की खोज प्रारंभ में नहीं हुई थी, प्रारंभ में एक से लेकर के संख्याएं खोजी गई थी। तो एक से स्टार्ट होकर के जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहलाती है। बात क्लियर है क्या? तो ये प्राकृत संख्याएं हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृत संख्याएं अगर तुम्हें जोड़नी हो, उनका योग ज्ञात करना हो, तो तुम्हें केवल फॉर्मूला लगा देना है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को यूं लैंग्वेज में देवे तो भी ठीक है, और अगर लैंग्वेज में ना देवे तो ऐसे दे सकता है। समझ में आ गई क्या बात? और ऐसे अगर प्रश्न मिले तो भी वही है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो एक तो तरीका है कि सारी संख्या लिख करके जोड़ दूं, और दूसरा तरीका वही है कि जो मास्टर ने बताया फॉर्मूला लगा दूं, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। n कितना है? n है 10, यानी कि संख्याएं कितनी हैं? 10 संख्याएं हैं तो n का मान 10 हो गया। 10 संख्याएं रख देते हैं इस फॉर्मूले में, 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे में 2। 10 और 1 कितना होता है? बटे में 2। 2 से 5 बार कटे, 11 पंजे 55। ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अपने नाम क्या आपका? आप ही को बोल रहा हूँ, दीपिका। समझ में आ रहा है? कहाँ से हो? रघुनाथपुरा से। ठीक है। सर क्या हुआ? सर जो आपने 10 लिखा है उसमें तो 0 आ रहा है ना? 10 में लिखा है, वहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब? तो सर 0 तो आप कह रहे हैं ना, खोज हुई नहीं थी तब। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नेचुरल नंबर क्या थे प्रकृति में। उस समय प्रारंभ में कौन कौन सी संख्याएं खोजी गई थी? तो उस समय 0 नाम की संख्या नहीं थी। ये जरूर तय था कि 9 के बाद कोई ना कोई संख्या है, उसके हम 10 नाम दे रहे हैं। बात क्लियर है कि नहीं? ये 0 की खोज आर्यभट्ट ने बाद में की थी कि 0 एक ऐसी संख्या। 0 के बारे में क्या बताया था? आर्यभट्ट को भी नहीं पता था कि 0 का मतलब ये 0 है, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने एक ऐसी संख्या इजाद की थी, उन्होंने बताया कि एक ऐसी संख्या प्रकृति में विद्यमान है जिसे तुम किसी भी संख्या के साथ जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे तुम किसी भी संख्या से घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे तुम किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दोगे तो उसे भी वो 0 कर देगी, जिसे तुम किसी भी संख्या में भाग दे दोगे तो उसे वो अनंत बना देगी। एक ऐसी संख्या प्रकृति में विद्यमान है, उसे बाद में नाम दिया था 0। बात क्लियर है क्या? चलो खैर, ध्यान दो, जरा आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और वर्गों का योग निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। एग्जाम्पल,
इसका मान तुम्हें निकालना है, ट्राई करो। आर्यभट्ट और आइंस्टाइन बड़े ही महान विद्वान वैज्ञानिक थे। ऐसा कहा जाता है उन लोगों के बारे में कि वो जो है जो भी बताते थे उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आता था। आइंस्टाइन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो इतने खतरनाक भुलक्कड़ आदमी थे, उनको खुद को ही नहीं पता थे वो क्या बोलते थे, पर वो अचानक कुछ ना कुछ बोल देते थे। और कहा जाता है कि वो रात को सो करके उठते, सुबह दुनिया को कोई नई चीज़ बता देते, दुनिया को भरोसा नहीं होता कि ये ऐसा कुछ वास्तव में है क्या, और अगले दिन वो खुद ही भूल जाते कि मैंने क्या बताया था। इसलिए उनकी एक आदत थी, वो खुद की किताब में नोट कर देते थे। और वो उनके मरने के बाद में जब उस किताब का जन्म किया गया तब लोगों को वास्तविकता पता चली है। कहा जाता है कि आइंस्टीन साहब इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने एक दिन रात से उठ करके आए और उठ कर आते बोलते कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, भाई साहब पृथ्वी चक्कर चल रही है तो हम गिर क्यों नहीं जा रहे, और हमें तो कोई झटका वगैरह के महसूस नहीं हो रहा। जब कोई चीज़ चलती है उसके अंदर अपने को तो फील होना चाहिए, पर अपने को फील नहीं हो रहा कि ये पृथ्वी चल रही है। और नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी गोले पर यूँ खड़े हैं, किसी गोले पर यहाँ पर जब भारत है तो यहाँ पर गोले पर खड़े हैं तो हम नीचे क्यों नहीं गिर जा रहे। ये भी सबसे खतरनाक बात है। और हमें तो कोई तनाव भी महसूस नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स मोड में खड़े हैं एकदम। और ये सही बात है कि बिल्कुल अपने यहाँ ही खड़े हैं, ठीक इसी पोजीशन में, और अपने कोई भी फील नहीं हो रहा अपने को। तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये पागल है, बेवड़ी बातें करता है, रात को पी करके सोता है, वो सुबह उतरती नहीं है तो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, हाँ। तो ऐसी ऐसी बातें होती थी आर्यभट्ट साहब के बारे में, आइंस्टीन साहब के बारे में। बड़े भुलक्कड़ आदमी थे, पर बड़ी बड़ी खोज कर दी। और कहा जाता है कि उनका दिमाग दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग था। आज अमेरिका के संग्रहालय में रखा हुआ, उस पर रिसर्च चल रही है। और आइंस्टीन साहब का दिमाग इतना खतरनाक है, कहा जाता है कि उन्होंने अपने दिमाग का केवल 0.1% ही यूज किया था, केवल 0.1% ही यूज किया था। अगर तुम मान लो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का 100% यूज कर लेता तो दुनिया में क्या प्रलय मचा देता, है ना। तो केवल 0.1% ही यूज किया था, अपने के नहीं थे। आइंस्टीन साहब अपने तो वो है, क्या नाम है, आर्यभट्ट साहब बड़े खतरनाक आदमी है। कहते हैं इनके बारे में तो एक बात यूँ भी चलती है कि एक बार ट्रेन में बैठे थे तो टीटी आ गया। अब उनकी टिकट कहीं गिर गई थी ट्रेन के अंदर ही। तो टीटी ने बोला कि ट्रेन में की टिकट दिखाओ। टिकट भाई साहब को मिली नहीं। अब मिली नहीं तो टीटी ने कहा, अच्छा, टीटी ने पहचान लिया कि तुम तो दुनिया के महान वैज्ञानिक हो। ये उनके बारे में किंवदंती चलती है, हालांकि उसमें ट्रेन वगैरह थी नहीं। किंवदंती चलती है कि तुम तो दुनिया के महान वैज्ञानिक हो और तुमने तो ट्रेन में टिकट ली होगी, तो मत दिखाओ, कोई ज़रूरत नहीं आपको दिखाने की। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद भी आइंस्टीन साहब ट्रेन की टिकट खोजते रहे। तो टीटी ने पूछा, खोज क्यों रहे हो टिकट, मैं तो जब तुमसे मांग नहीं रहा हूँ तो क्यों ढूंढ रहे हो, बैठे रहो आराम से। तो बोला कि उस टिकट के अंदर ही लिखा है कि मुझे जाना कहाँ है, मैं भूल चुका हूँ मेरा घर कहाँ है। ठीक है, तो इतने खतरनाक भुलक्कड़ आदमी थे। चलो ये बताओ ज़रा, चलो देखना ज़रा एक बार। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश 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 20 का स्क्वायर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। वर्ग दिए गए, इनका योग निकालना है। एक तो तरीका ये होता है कि सभी संख्याओं का वर्ग करके लिखे और सबको जोड़ ले। दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मूला लगा दें, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। n का मान कितना है, कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं, तो n का मान 20 है। रख देते हैं इस फॉर्मूले में। 20 × 20 + 1 करूँगा तो 21, 20 × 2 करूँगा तो 40, 20 × 2 = 40, 40 में 1 जोड़ूंगा तो 41, बटे में 6 आएगा। 20 कैसे आएगा, 6 आएगा। 2 से काटूँ तो 3 बार कटेगा, और 2 से काटूँ तो 10 बार कटेगा, 3 से काटूँ तो 7 बार कटेगा। गुणा कर देते हैं, 41 × 7 करेंगे तो 7 7 चौके 28, आगे 10 भी है तो 2870 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या, लिखना।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन का बटे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस वन बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये सेम वही फॉर्मूला है जो हमने पहला पढ़ा था, बस उसका स्क्वायर करना है। बात क्लियर है क्या? इसका मतलब हम कभी भी घनों का योग करेंगे तो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होती है हमें जब हम घनों का योग करते हैं। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ इसलिए। प्रश्न लिखना है एक, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। कितना? वेरी गुड, सुपर सुपर, क्या बात है। खैर ध्यान दो जरा, 10 संख्याएं हैं और घनों का योग करना है तो n का मान कितना हो जाएगा? n का मान कितना है? 10। जितनी संख्याएं हैं उतना ही n का मान होगा। 10 संख्याएं, n का मान 10 हो गया। फॉर्मूले में रखेंगे 10 इंटू 10 और 1 कितना होता है? 11 बटे में और पूरे का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 5 दूवे 10 और 11 पंजू कितने होते हैं? 55। 55 का स्क्वायर करना है, ध्यान देना, 55 का स्क्वायर करना है तो 5 जिन संख्याओं के अंत में होता है उनका वर्ग करना बड़ा ही आसान होता है। कैसे? पिछले वाली जो डिजिट लिखा है, पीछे डिजिट लिखा है उसका वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना है? 25। आगे जो संख्या लिखी है उससे ठीक बड़ी संख्या से गुणा करके लिख देते हैं। 5 से ठीक बड़ी संख्या 6 होती है, 5 और 6 का गुणा करके लिख देंगे 30। 3025 उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े। खैर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करेंगे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अभी जो है आप खाना खा सकते हो, 5-10 मिनट का आपके पास समय है। हाँ, उसके बाद में मैम आएंगे, शायद रीजनिंग की बाद में होगी। अगर मैम नहीं आए तो पहले मेरी होगी।